रिलेटेड इशू प्लीज। किसी का कोई कल से रिलेटेड सवाल हो? आगे शुरू करो। ये कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी मींस कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल महीने के एंड पे हम कर रहे थे। करिए थे कल, आप नजर नहीं आए। नहीं, लेक्चर ले लिया? नहीं, कर लिया ना? जी बताएंगे आप। कल मेरे ख्याल बात होगी थी कि मैं ये वर्किंग कैसे करूँ। ढूंढने पे किस वही जो कल डिसाइड हुआ था। हाँ जी, ढूंढने तो चाहिए। अगर मैंने महीने के एंड पे कैपिटल अब कैलकुलेट करना है तो मैं किन किन फिगर्स को ढूंढ के क्या करूँ? कितना किया सर, वही तो पूछ रहा हूँ। ऑनर इन्वेस्टेड कितना है? इन्वेस्टेड बाय ऑनर करवा दें 1 मिनट पूरा तो। जी 10 मिलियन इन्वेस्टेड बाय ऑनर। बस देखिए ना यार, चीजें देखा तो करें, दोबारा देखा करें ताकि याद आ जाए कल क्या बहस हो रही थी। ऑनर ने इन्वेस्ट किया था 10 मिलियन। ऑनर के पैसों को कैपिटल कहते हैं ना। तो ऑनर ने किसके अलावा तो नहीं कुछ इन्वेस्ट किया, इसके अलावा इन्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उसके बिजनेस ने प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या वो प्रॉफिट अब ओनर का है? प्लस कर दूं या माइनस? ये प्रॉफिट की अमाउंट पता? तो इट मीन्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि महीने के एंड में ओनर के टोटल पैसे कितने हो गए, तो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दें। टोटल बता दो। लिखें। जी ठीक है। देन सपोज ओनर अगर इसमें से 3 लाख रुपए निकलवा ले, क्या उसका बनता है राइट? अपनी जरूरत के मुताबिक फर्ज करें अगर उसने 3 लाख रुपए ले लिए तो 3 लाख बिजनेस से लेने की वजह से उसका फिर कैपिटल बिजनेस में बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो 2 जरा लाइनें छोड़ दें भी जरा, जहाँ पे अपने वर्किंग की। एक वर्ड लिखें ड्राइंग्स। जहाँ वर्किंग करें तो उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ दें, एक वर्ड पहले लिखना ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट और एनी अदर थिंग टेकन by business, sorry, taken by owner, amount or any other thing taken by owner from business. Amount or any other thing taken by, कौन किस में से क्या कर ले तो क्या कहेंगे? ओनर अगर बिजनेस में से कुछ अमाउंट या कोई चीज ले ले तो उसे ड्राइंग्स का एक वर्ड यूज किया जाता है। ब्रैकेट में लिखना। अब ओनर ने क्यों लिखे वैसे? फॉर हिज पर्सनल यूज। तो अगर बिजनेस में से ओनर के पैसे या कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए ले ले तो हम एक लफ्ज इस्तेमाल किया करेंगे ड्राइंग्स। और क्या ड्राइंग्स होने से बिजनेस में ओनर के पैसे बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? अच्छा, अमाउंट तो सिंपली कैश की बात हो रही है, लेकिन कोई और चीज भी ले सकता है। इंशाल्लाह आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे। वैसे ही अब मैंने लिख दिया तो जरा पॉइंट नंबर 5 जरा ढूंढ। 5 या 6 ढूंढे। जहाँ मोबाइल खरीदे थे 5 था या 6 था? और 30 लाख के मोबाइल खरीदे थे बिजनेस में ताकि बेचा जा सके। इसमें से फर्ज करें कोई एक 50,000 का मोबाइल अगर ओनर ने अपने यूज के लिए उठा लिया
कैश की जगह मोबाइल उठा लिया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, उसने ड्राइंग की है। ठीक है, इस तरह फर्नीचर की कोई आइटम उठा के घर ले गए, तो नॉर्मली कैश ही होता है, लेकिन कैश के अलावा भी अगर कोई चीज़ ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से ली है, तो दैट अमाउंट और थिंग विल बी कॉल्ड एज बिजनेस से ड्राइंग्स हो गई। ठीक है प्लीज, बहरहाल मेक द थिंग सिंपल। फिलहाल अगर ड्राइंग्स हुई हैं कैश में, क्या वर्ड्स बोले मैंने, पार्टिसिपेट किया करें प्लीज थोड़ी हिम्मत करके। ड्राइंग्स अगर कैश में हुई हैं तो आप बताएं ड्राइंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? ड्राइंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी? सपोज 50,000 की अमाउंट ड्राइंग्स के तौर पे उसने ले ली है, तो इस ट्रांजैक्शन से पहले अगर ड्राइंग्स कोई नहीं है तो ड्राइंग्स 50,000 हो जाएंगी, जीरो से बढ़ के 50,000। लेकिन अगर बिजनेस से कैश की शक्ल में वो ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या बिजनेस का फिर कैश कम हो जाएगा? ड्राइंग्स बढ़ेंगी, कैश कम हो जाएगा। लेकिन क्या ड्राइंग्स के बढ़ने से बिजनेस के कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट होगा? ड्राइंग्स के बढ़ने से फिर बिजनेस में ओनर के पैसे कम होंगे, विच मींस कैपिटल कम हो जाएगा। क्या प्रॉफिट के बढ़ने से ओनर का कैपिटल बढ़ता है? ये प्रॉफिट 4 लाख अगर ये 8 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा और ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम हो जाएगा। आज जरा अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये सपोज 3 लाख ड्राइंग्स हुई। अभी इस अमाउंट को क्योंकि मैंने माइनस करना है इसलिए अब यूज टू है जी प्लीज, मैंने ब्रैकेट लगा दी। इट मींस फाइनली कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ इज, कैपिटल एट द एंड ऑफ द मंथ इज 10। सॉल्व किया करें, फिगर ठीक है, आसानी है, 118,667। जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी मैं वेट कर रहा हूँ, अगर लिखिए तो। इसी डिस्कशन को अगर हम शुरू करो मैं, इसी एक महीने की आप डिस्कशन कंप्लीट कर लीजिए, इस डाटा से हमने समझना था। इसी डिस्कशन को अगर सपोज हम बिजनेस के सेकंड मंथ में ले जाएं, तो सेकंड मंथ के स्टार्ट पे ओनर के कोई बिजनेस में पैसे हैं? बताएंगे कितने? यार 10 मिलियन है यार, प्रॉफिट भी हुआ था, ड्राइंग्स भी हुई थी, तो इस महीने के एंड पे उसके कितने पैसे हो गए थे? 10,118,667। तो अगले महीने के शुरू में बिफोर एनी ट्रांजेक्शन हम कह सकते हैं जो फर्स्ट मंथ का एंड में बैलेंस होगा वही सेकंड मंथ के स्टार्ट में उसका बैलेंस होगा। जो क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ होगा वही अगले अगले महीने के शुरू में ओपनिंग होगा। फिर अगला महीना अगर एंड हो जाए तो उस महीना में भी सपोज अगर प्रॉफिट ही हुआ है तो उस ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, और अगर सेकंड मंथ में फिर कोई ड्राइंग्स हुई हैं तो ड्राइंग्स माइनस होकर फिर सेकंड मंथ का क्लोजिंग आ जाएगा। सेकंड मंथ का क्लोजिंग इस महीने का क्या बन जाएगा? प्लीज यार प्लीज मेरे भाई, सेकंड मंथ का क्लोजिंग इस महीने का क्या बन जाएगा? थर्ड मंथ का ओपनिंग। इतनी सी बात ही थी यार। क्या फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस, क्या मतलब क्लोजिंग बैलेंस? जो एंड पे बैलेंस है, जो एंड पे बैलेंस है यही नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस का मतलब, ओपनिंग बैलेंस का मतलब शुरू का बैलेंस। उसमें अगर सेकंड मंथ का प्रॉफिट ऐड हो जाए, सेकंड मंथ की ड्राइंग्स लेस हो जाए, तो सेकंड मंथ के एंड पे कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, और जो सेकंड मंथ के एंड में क्लोजिंग कैपिटल होगा वही थर्ड मंथ के स्टार्ट में ओपनिंग होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है जी प्लीज। चलिए इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं सर। ये जो हमने एक दो दिनों से जो एग्जांपल डिस्कस की वो बस यहाँ तक अब पता है। हम अब कुछ एक दो नई चीज़ें थोड़ा ऐड करना आगे चलने से पहले। हेडिंग लिखें परचेज ट्रांजैक्शंस। परचेज ट्रांजैक्शंस।
दो तरह की परचेज ट्रांजैक्शंस होती हैं। पहले जरा लिखें नंबर 1 कैश परचेज, या सॉरी कैश परचेज की जगह लिखें गुड्स परचेज ऑन कैश रुपीज सपोज 50,000, इस तरह से एक सेंटेंस लिखें। गुड्स परचेज ऑन कैश रुपीज 50,000। ये गुड्स किसे कहते हैं? ये पिछले पेज पे देखा था, निकल डिफाइन किया था गुड्स को। बिजनेस के एंगल से गुड्स किसे कहेंगे? वो चीजें जो हमने देख के फाइनल किया करना यार, देखा करें जो चीजें हो जाए वो जरा देख के रिवाइज किया करें। बिजनेस ने जो चीजें इस लिए खरीदी हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके, उन चीजों को हम बिजनेस में गुड्स कहेंगे। हर चीज गुड्स है हो सकती हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम गुड्स का वर्ड बोला करेंगे तो प्लीज वी मीन्स उसे कि हम चीज़ों की बात कर रहे हैं जिन चीज़ों को हमने खरीदा है ताकि बेच सकें। हमारी प्रीवियस एग्जांपल में मोबाइल्स का अगर बिजनेस था तो मोबाइल्स गुड्स थी। अगर एयर कंडीशनर्स बेचने का बिजनेस होता तो सपोज 50,000 रुपए की आपने गुड्स खरीदी हैं। आपने मुझे ये बताना है कि अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो बिजनेस के किन अकाउंटिंग हेड्स में चेंज आएगा। एक सेकंड मैंने आपके सामने एक नया वर्ड बोला है, अकाउंटिंग हेड। यस सर। नहीं बेटा, नहीं, एक मिनट जरा कल वाला पेज ढूंढना था। कल हमने 5 हेड्स पढ़े थे, उनकी मैंने एक हेडिंग लिखवाई थी, मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मेन अकाउंटिंग हेड्स 5 है। मेन अकाउंटिंग हेड्स एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं और इक्विटी। अगर मैं कभी आपसे कहूँ ना मुझे अकाउंटिंग हेड्स बताएं, तो इसका मीनिंग फिर ये हुआ करेगा कि मैं मेन हेड नहीं, मेन हेड की एग्जांपल्स मैं आपसे मांग रहा हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल एसेट एक मेन हेड है, लेकिन क्या एसेट्स की एग्जांपल में कैश भी है, लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, वगैरह वगैरह। तो मैं अगर आपसे कहूँ अकाउंटिंग हेड्स बताएं तो फिर यकीनन मेन हेड आपके जहन में तो आना चाहिए, लेकिन आपने मेन हेड्स की एग्जांपल्स बतानी है मुझे। इसी तरह अगर मैं अकाउंटिंग हेड्स ऑफ लायबिलिटीज आपसे पूछूं तो लायबिलिटी की कोई एग्जांपल पता है आपको? अभी एक ही पता है, लोन फ्रॉम बैंक, एक ही बात हुई है। इसी तरह इनकम तो मेन हेड है, इनकम की एग्जांपल्स सेल ऑफ गुड्स की इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम। तो मैं अगर अकाउंटिंग हेड बोलूँ तो आपने एग्जाम्पल्स मुझे बतानी है मेन हेड्स के अंदर रह के एग्जाम्पल्स बतानी है। मसलन ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट आप मुझे हेल्प कीजिएगा। तो अभी ये लिख लेंगे हम जब भी कभी जरूरत पड़ेगी कि अकाउंटिंग हेड्स क्या है, मेन हेड्स क्या है। थोड़ा सा आइडिया हो गया प्लीज। मेन हेड्स वही हैं 5, और मैं अगर अकाउंटिंग हेड्स का हूँ तो आप मेन हेड्स के अंदर जाके अपने ज़हनी तौर पर उनकी एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ट्रांजेक्शन के हो जाने से, अब गौर से ज़रा देखें, एक एसेट बढ़ जाएगा और एक एसेट कम हो जाएगा, तो ये बात सबको पता है? कौन सा एसेट बढ़ जाएगा? गुड्स वाला बढ़ जाएगा, कैश वाला कम हो जाएगा। तो अब रादर देन मैं कहूँ एक एसेट बढ़ जाएगा, एक एसेट कम हो जाएगा, मैं उन एसेट्स के अब नाम बोलने लगा। गुड्स वाला एसेट बढ़ जाएगा और कैश वाला एसेट कम हो जाएगा। तो यकीनन गुड्स भी एसेट अगर कभी नहीं है आपने, और कैश भी एसेट है, तो मेन हेड्स की बजाय उसके तरह अकाउंटिंग हेड्स हमने आहिस्ता आहिस्ता जहन में रख के बोलने की कोशिश करनी है। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए, कैश परचेज हो जाए, जस्ट एक मिनट, तो गुड्स इंक्रीज होंगी, जस्ट अ मिनट, 50,000 से गुड्स इंक्रीज होंगी और 50,000 से कैश वाला एसेट डिक्रीज होगा। ये मेरे एरो समझ आ जाएंगे? आखिरी चीज लिखने से पहले, अगर कभी गुड्स आप वर्ड यूज कर रहे हो कि गुड्स में इंक्रीज या डिक्रीज है, तो गुड्स के लिए अकाउंटिंग हेड बनता है परचेजेस के नाम से। मसलन मैं अगर आपसे कभी कहूँ कि परचेजेस इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब गुड्स इंक्रीज हो रही हैं। परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं तो गुड्स डिक्रीज हो रही हैं। तो गुड्स अगर कभी इन्वॉल्व हों
तो हम किस नाम से अकाउंटिंग हेड बना लेंगे? जस्ट परचेज में वर्ड बोलूँ तो आपके जहन में क्या आएगा कि मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल डेफिनेटली पहली दफ़ा ये बात हुई है, तो आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा। एनी कन्फ्यूजन इन दीज एरोस? आज हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है, ऐसा ऐसा हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस पे एक ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो बिजनेस के किस अकाउंटिंग हेड में इंक्रीज या डिक्रीज, या हो सकता है दोनों में इंक्रीज या दोनों में डिक्रीज आ रहा हो, बस ये आइडेंटिफाई करना। तो लिखने से जस्ट 1 मिनट पहले, या लिख रहे थे चलो लिख लेना, नहीं बार बार रोकता रहता हूँ आपको लिखने से, चलो लिख ही नहीं फिर आप सारे। मैं कभी शॉर्ट वर्ड्स में आपके साथ आपके सामने कहूँ कि यार कैश परचेज हुई है, तो क्या आप मुझे बता दिया करेंगे कौन से अकाउंटिंग हेड में इंक्रीज है, कौन से में डिक्रीज है? कैश परचेज हुई है, 2 वर्ड मैंने बोले, कैश परचेज हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है। सर मुझे भी कोई तरीका बताएंगे, चीजें भी आ जाओ कैश भी इंक्रीज हो रहा है, उलट हो गया सर। आए सब कुछ छोड़ें, पढ़ाई छोड़ें, चीजें खरीदते हैं, पैसे भी लेते हैं। प्लीज रिलैक्स होके, कैश परचेज हुई है, ठीक है, नई चीजें, गलतियां होती हैं, गलतियों से इंसान सीखता है, तो गलतियों का मसला नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। ये कैश परचेज अगर मैं बोलूँ तो प्लीज कैश आ जाएगा, चला जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा, गुड्स आ जाएंगी, गुड्स की जगह हम परचेजेस वर्ड बोलते हैं। तो कभी भी अगर कैश परचेज होता है तो शॉर्ट वर्ड से प्लीज परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगी और कैश डिक्रीज हो जाएगी। एनी कन्फ्यूजन? नंबर 2 लिखें, बल्कि नंबर 2 पहले सुन लेते हैं, मैंने थोड़ी सी पैराग्राफ एक बनाना। On 1st January, suppose 2026, ठहर जाएं बेटा, 1 मिनट ठहर जाओ यार, बेटा प्लीज यार, समझ तो नहीं पहले क्या हो सकता गलत हो रहा है, मैं काट दूंगा फिर आपका पैसा आ जाएगा, आराम से तसल्ली से अब जहन बनाया रखिए कि बात क्या हो रही है। On 1st January, suppose 2026, business purchased goods on credit। बिजनेसेस में कैश परचेज भी होती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। कैश परचेज का मतलब चीजें खरीदी, पैसे दे दिए। क्रेडिट परचेज का मतलब चीजें लेनी है, पैसे भी बाद में देने, उधार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बिजनेसेस में उधार पे भी, परचेज भी, और इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बात करूंगा सेल भी हो सकती है। तो उधार का कॉन्सेप्ट क्या है? चीजें आ जाएंगी, पैसे कुछ अर्से बाद जाएंगे। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सपोज मिस्टर रीशान। अगर कैश परचेज हुई है, कंसंट्रेशन से जरा सोचना, कैश परचेज आपने की है, यकीनन किसी से चीजें खरीदी हैं आपने, लेकिन उस पर्सन का नाम अपने पास रखना लिख के रिक्वायर्ड इसलिए नहीं है, आपने चीजें लेनी है, पैसे आपने दे दिए हैं, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, अल्लाह हाफिज हो गया है, इसके बाद एक दूसरे के साथ मुलाकात ना भी हो तो ओके है, फिर दोबारा अगर खरीदेंगे तो ठीक है, वरना आपने चीज़ें ले ली, पैसे दे दिए, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किस से खरीदी हैं, क्योंकि पैसे बाद में उसको देने हैं। और अब इस केस में अगर उसका नाम आप याद नहीं रखना चाहेंगे तो वो ज़रूर याद करवा देगा। तो वैसे तो आप ऐसे हैं ही नहीं, लेकिन अगर कोई भूलेगा भी तो जिसने पैसे लेने हैं वो इंशाल्लाह भूलने नहीं देगा। मीन्स उसे मैंने जो ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखी है उसमें मैंने किसी पर्सन का जिक्र नहीं किया, वहाँ भी यकीनन उनका पर्सन तो होगा, लेकिन उस पर्सन का रिकॉर्ड अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, चले आप वैसे ही लिख लें कि ये कोई बंदा था, लेकिन बाद में उससे कोई आपकी एसेट डीलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर क्रेडिट पे अपनी चीज़ें खरीदी हैं और मिस्टर ज़ीशान से खरीदी हैं तो चीज़ें आप ले लेंगे और पैसे फिर कुछ अरसे बाद ज़ीशान को अपने पे करने हैं। तो देयरफॉर पर्सन का नाम भी पता होना चाहिए
अगर क्रेडिट परचेज है और डेफिनेटली वाइस वर्सा अगर करें हम, अगर क्रेडिट सेल होगी तो देन क्या होगा, हम चीज़ें बेच देंगे और पैसे हमें कुछ अर्से बाद मिलेंगे, तो उस केस में भी हमें पर्सन का पता होना चाहिए जिसने बाद में हमें पैसे देने हैं। ठीक है प्लीज। तो लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2026 था, बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़ीशान अमाउंटिंग टू रुपीज सपोज 75,000। देन डेफिनेटली अगर चीज़ें उधार पे खरीदी हैं तो क्या फिर ये भी डिसाइड होना चाहिए कि ये पैसे कब देने हैं। इस केस में ये पैसे देने हैं या लेने हैं, ये एग्रीमेंट होता है। फिर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो आपका और आपके सप्लायर का, एक मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सप्लायर। सप्लायर कौन होगा, जिसने चीज़ें बेची हैं, हमने खरीदी हैं उसने बेची हैं, तो सप्लायर के साथ फिर एग्रीमेंट होगा, गुड्स बेचेगा जो, हम बायर हैं वो सेलर है। ये ठीक है बट मेरे, अगर हम परचेज कर रहे हैं हम परचेजर हैं, बायर हैं, और बेचने वाला सप्लायर है या सेलर है, तो उसके साथ जब एग्रीमेंट होगा तो फिर डेफिनेटली वो ये भी लिखवाएगा कि ठीक है चीज़ें तो मैं दे रहा हूँ लेकिन मुझे कितने अरसे बाद आप पैसे देंगे। तो लेट्स अज्यूम इट इज एग्रीड, इट इज एग्रीड दैट पेमेंट विल बी मेड ऑन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, 10, 15, 20, 30 दिन जो भी हो सकते हैं, सपोज विल बी मेड ऑन 10th जनवरी 2016। ठीक है, सॉरी 10 जनवरी 2026, सॉरी जी, लिखें जी 3 लाइन। ये लूज पेजेस आपके हाथ में नजर आ रहे हैं, ये लूज पेजेस इधर उधर गुम हो जाने हैं हाँ भी कह रहे हैं आप, तो रजिस्टर वगैरह को नहीं है, ये सफ़े तो इधर उधर हो जाएंगे। क्या हो गया सर, क्या हो गया जी, नोट कर ली। अब आपने बेटा बताना मुझे ये है कि ये दो डेट्स मैंने लिखी हैं, 1 जनवरी और 10th जनवरी, इन डेट्स पे वंस अगेन प्लीज बस अगर लिख लिया तो रुक जाए, कौन से बिजनेस के काउंटिंग हेड्स में कुछ चेंज अगर आया है तो आया है। तो पहले 1 जनवरी, 1 जनवरी पे क्रेडिट पे अगर आपने चीज़ें खरीदनी हैं, 1 जनवरी वाले दिन अगर आपने ज़ीशान से क्रेडिट पे चीज़ें खरीद ली हैं तो कोई हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग हेड्स में कहीं चेंज आएगा। सबसे इजी चीज़ छोड़ गए पहले आप, बिजनेस के गुड्स, बिजनेस में गुड्स में कोई इजाफा हो जाएगा, गुड्स मींस परचेजेस में इंक्रीज आ जाएगा, कितने से इंक्रीज आएगा, 75,000 की गुड्स आपके पास आ जाएंगी। अब मैंने गुड्स लिखा नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड्स की। परचेजेस इंक्रीज मींस गुड्स में इजाफा हो गया, तो क्या 1 जनवरी पे गुड्स के आ जाने से गुड्स में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 1 जनवरी वाले दिन चीज़ें ले लेने से लेकिन पैसे ना देने से, क्या ले लेने से और क्या ना देने से, चीज़ें ले लेने से पैसे ना देने से आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएगी।
चीजें ले ली हमने, पैसे अभी देने हैं, तो फिर रिसीवेबल बन रहा है या पेबल बन रहा है? एसेट बन रहा है या कोई लायबिलिटी बन रही है? और ये लायबिलिटी फिर कब तक रहेगी? 10 जनवरी तक। और अगर इंशाल्लाह हम 10 जनवरी को पैसे दे देंगे तो फिर लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी हों तो गुड्स तो आ जाएंगी, लेकिन उस वक्त अगर पैसे नहीं दिए तो पैसे ना देने की वजह से हमारी अब ज़ीशान की तरफ एक लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है प्लीज। अब लायबिलिटी जब मैंने वर्ड बोला, ये तो है मेन हेड। तब लायबिलिटी एक तो होती है लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी होती है, लोन फ्रॉम बैंक की लायबिलिटी होती है, तो ये भी लोन फ्रॉम बैंक है, ये गुड्स की लायबिलिटी है, तो इसके लिए एक अलग नाम होना चाहिए, लोन फ्रॉम बैंक नहीं है, ये एक अलग लायबिलिटी है जो आज डिस्कस हुई है। तो इस लायबिलिटी को कहते हैं, सुनने पहले पर 2-3 डिफरेंट तरीकों से बोला जा सकता है। जैसे कहते हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड का मतलब बिजनेस का पेबल, बिजनेस पेबल मींस पेबल, पेबल मींस पैसे देने हैं। वर्ड्स समझ आ जाएंगे। अल्टरनेटिवली कभी कभी आप देखेंगे, मैं भी बोलूंगा, आप भी शायद लिखा भी कहीं देखेंगे, एक क्रेडिटर वर्ड भी यूज होता है। क्रेडिटर का मतलब होता है पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड। लिखेगा सर, एक मिनट देखा क्या पहले। क्रेडिटर उस पर्सन को कहते हैं टू होम पेमेंट इज टू बी मेड अगेंस्ट परचेजेस। क्रेडिटर एक वर्ड यूज होता है, क्रेडिटर मींस एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जिसको हमने पैसे देने हैं, लेने हैं, पर चीजों के पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी। तो इसे ट्रेड पेबल भी बोला जाता है, इसे क्रेडिटर भी कहा जा सकता है। और एक चीज और, ज़ीशान साहब जरा ढूंढे बीच में, क्या मैं कह सकता हूँ क्रेडिटर मींस ज़ीशान की बात हो रही है इस केस में? तो डैश एक लगाओ, ये माइनस का साइन नहीं है, मींस उसे क्रेडिटर ज़ीशान की तरफ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? तो ट्रेड पेबल, ये कहने का ट्रेड पेबल में इंक्रीज आ रहा है, या मेरे भाई, या मेरे भाई, क्रेडिटर ज़ीशान की तरफ पेबल में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है सर? मेरा भाई बहुत दूर निकलने लगा था, मैंने रोका। मेरी बातों से नींद आ रही है सर, मेरी बातों से तो नींदें उड़ जानी चाहिए सर, या इतना पुरसकून, अल्लाह रहम करे। कोई नहीं यार, कमाल हो गई हर बंदे की टेंशन। जी सर, गुड्स ले लेने से और पैसे ना देने से आप या किस नाम से काउंटिंग हेड बना लिया करेंगे, या किस नाम से, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर, और साथ में जो पर्सन होगा उसका नाम लिख दिया करेंगे। तो दोनों तरह से ठीक है, फिर हम पर्सन करते हुए फाइनल कर लेंगे कि हमने फिलहाल कैसे करना है। आप मुझे बस ये बता दें, क्या इस लायबिलिटी में, इस केस में इंक्रीज है या डिक्रीज है? कितने से लायबिलिटी में भी इंक्रीज है? ये क्लियर है? लिखें। हमारी सर कोशिश होगी कि हम सारी डिस्कशन को बड़े आराम से सोच के, चाहे आपको लगे कि स्लो चल रहे हैं, तो इंटेंशनली स्लो चल रहा हूँ, आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे, बात सही समझ आ जाए। चीज़ें डेफिनेटली बहुत आगे जानी है, लेकिन ये बेसिक्स जितनी स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी इन्वॉल्वमेंट से, तो उतना ही बेहतर रहेगा। नहीं, जो बैंक लोन है उसके लिए बस लफ्ज़ यूज़ तो किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली किया नहीं जाता। उसके लिए अलग हम हेड बनाएंगे, लोन फ्रॉम बैंक। अगर हर एक कोई क्रेडिटर कहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, तो मैंने इसलिए ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हम क्रेडिटर का वर्ड तब यूज़ करेंगे जब हमने परचेजेस के अगेंस्ट पैसे देने होंगे, और परचेजेस से भी मतलब गुड्स के अगेंस्ट देने होंगे। क्या मैं फाइनली बहरहाल ये कह सकता हूँ कि क्रेडिटर एज वेल एज लोन फ्रॉम बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी? क्रेडिटर एज वेल एज लोन फ्रॉम बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कल तक आपको सिर्फ एक ही लायबिलिटी पता थी, या मैंने एक ही लायबिलिटी एक्सप्लेन की थी, लोन फ्रॉम बैंक। आज एक और लायबिलिटी अब आपको पता चल गई है,
क्रेडिटर या ट्रेड पेबल इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ लायबिलिटी। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल इज अनदर एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो क्रेडिट पे अगर आप चीजें खरीदेंगे तो क्रेडिट पे चीजें खरीदने से गुड्स में इंक्रीज आ जाएगा। गुड्स में इंक्रीज का मतलब परचेज में इंक्रीज आ जाएगा, लेकिन पैसे ना देने की वजह से आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन प्लीज? जी नोट हो गया? अगर लिख रहे हो तो बता दिए, अगर लिख रहे हैं जी। नेक्स्ट 10 जनवरी 2026 डेट लिखने से पहले जरा मेरे साथ सोचना जरा। अब वही 3 लाइनों में चले जाए जो आपने अभी 3 लाइनें एग्जाम्पल की बनाई है। अभी जो जिशान वाली एग्जाम्पल अभी जो लिख रहे थे, 10 जनवरी 2026 को इस एग्जाम्पल की बेस पे कुछ होना। अब डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि हमने पैसे उस दिन ना दिए हो, किसी वजह से पहले दे दिए हो वगैरह, सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल लेट्स मेक द थिंग सिंपल। 10 जनवरी पे जब पैसे देने थे तो लेट्स अज्यूम आपने बिजनेस ने वो पैसे दे दिए हैं। तब आपने मुझे बताना है कि 10 जनवरी पे अगर इन गुड्स के अगेंस्ट हम पैसे दे दें तो फिर हमारे बिजनेस के कौन अकाउंटिंग हेड्स में चेंज आएगा? क्या कैश में इजाफा हो जाएगा? पेमेंट करने से कैश कम हो जाएगा, कैश वाला एसेट कम हो जाएगा, और मेरा तो ख्याल है परचेजेस बढ़ जाएंगे। परचेजेस बढ़ जाएंगी सर। परचेजेस तो तब बढ़ती हैं जब गुड्स आती हैं, और भाई बिल्कुल सही कह रहा है, वो कब बढ़ गई थी? जब 1 जनवरी को चीजें आ गई थी। तो क्या पैसे देने से गुड्स में इजाफा होगा या पैसे देने से लायबिलिटी में कमी आएगी? और अगर सारी दे दिए 75,000 तो 75,000 से लायबिलिटी कम होकर 0 हो जाएगी। तो लायबिलिटी में कितनी रिडक्शन आएगी? 75,000, और हमारा कैश भी कितने से कम होगा? 75,000। तो कौन से 2 हेड्स यहाँ इन्वॉल्व होने चाहिए? ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल कर रहे हैं। एक दफा दोबारा जरा क्रेडिटर जिशान कर रहे हैं, और कैश जी किस में इंक्रीज किस में डिक्रीज? दोनों में डिक्रीज। पेमेंट करने से कैश भी कम होगा और पेमेंट कर देने से लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। प्लीज ओके है? जी एनी कंफ्यूजन प्लीज? ये मैं एरोज यूज कर रहा हूँ इंक्रीज डिक्रीज बताने के लिए। क्लियर है प्लीज? सबसे पहले अगर क्रेडिट परचेज हो तो 1 जनवरी देख के ढूंढ के बताएं। क्रेडिट परचेज अगर हो तो कौन कौन से हेड्स होते हैं और किस हेड में इंक्रीज किस हेड में डिक्रीज वगैरह आता है? नहीं दोनों, हाँ ठीक है। 1 जनवरी देखना, 1 जनवरी देखें सर, कौन से हेड्स इन्वॉल्व हुए और उनमें क्या हुआ? परचेजेस में भी इंक्रीज आया और पैसे ना देने से लायबिलिटी में भी, ट्रेड पेएबल्स की लायबिलिटी में भी इंक्रीज आया। और अगर आप लायबिलिटी की पेमेंट कर दें तो फिर परचेजेस में इंक्रीज नहीं आएगा, वो तो पहले आ चुका था। पेमेंट कर देने से कैश में डिडक्शन होगी और पैसे दे देने से आपकी लायबिलिटी भी कम होगी। ठीक है प्लीज? अच्छा फर्स्ट करें, लेट्स अज्यूम ये मैंने 75,000 अज्यूम किया, सारे दे दिए। अगर 30,000 दिया होता तो ये 30,000 से लायबिलिटी कम होनी थी और कैश भी 30,000 से कम होना था, विच मीन्स लायबिलिटी भी सारी खत्म नहीं होनी थी। 75,000 माइनस 30,000, इसका मतलब 45,000 की लायबिलिटी अभी भी रह जानी थी। लेकिन अगर सारे ही पैसे दे दिए तो लायबिलिटी 75,000 से कम होकर 0 हो गई। ओके बट्स? तो बिजनेसेस में सर कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। कैश परचेज अगर हो तो क्या फिर भी पैसे देने की लायबिलिटी बनेगी? क्या अगर कैश परचेज हो तो क्या फिर भी पैसे देने की लायबिलिटी बनेगी? वो क्यों नहीं बनेगी? हमने उसी दिन पैसे दे दिए। क्रेडिट परचेज में लायबिलिटी क्यों बनेगी?
चीज़ें लेनी हैं, पैसे बाद में देने हैं। तो जब तक पैसे नहीं देंगे आपके बिजनेस की एक लायबिलिटी पेएबल टू द पर्सन जिसको अपने पैसे देने उसकी तरफ अराइज हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स प्लीज? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखें। अब जिस तरह ये हमने परचेज ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए, सॉरी परचेज ट्रांजैक्शन, इसी तरह आ जाए जरा सेल ट्रांजैक्शंस। एनी कंफ्यूजन प्लीज? एनी कंफ्यूजन? साथ वाला भी कंफ्यूज है? एनी कंफ्यूजन? मेरे लाइक को खिदमत। अच्छा लिखा नहीं, मुझे बता दिया ना उस बेचारे ने क्या लिखा। मैं पूछता हूँ प्लीज, मुझे बताता कोई नहीं यार। ट्रेड का मतलब बिजनेस, ये ट्रेडिंग हुई, ट्रांजैक्शन, चीजें खरीदी गई, ट्रेड हुई। तो बिजनेस आप इस तरह करें, ट्रेड पेबल मीन बिजनेस का पेबल, बिजनेस की ट्रांजैक्शन का पेबल। करें शुरू? जब सेल्स ट्रांजैक्शन बेटा एक एक करके जरा पहले सुन लें थोड़ा सा। अब कैश सेल भी हो सकती है और फिर क्रेडिट सेल भी। तो पहले एक लाइन जरा मुझे लिख लेना था। ऑन 1 जनवरी, या जरा डेट बदल लेता हूँ, ऑन 1 अप्रैल 2026 बिजनेस सोल्ड goods costing rupees 50,000 for rupees 65,000 in cash। लिखने से पहले प्लीज जरा ट्रांसलेशन करें क्या लिखा है। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स करिए। किस दिन बिजनेस ने कितने वाली चीजें कितने पे कैसे बेची? ज्यादा ही क्वेश्चन, ज्यादा ही फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। मैं जरा अलग अलग पूछता हूँ। किस दिन 1 अप्रैल 2026 को बिजनेस ने कितनी वाली चीजें कितने की बेची हैं? 50,000 वाली चीजें 65,000 की बेची हैं। और कैसे बेची हैं? कैश में बेची। अब ठीक है, जब भी आपको चीजें बेचेंगे तो क्या सेल प्राइस पे बेचेंगे? सर जी हम वही तो बात है सर, सेल प्राइस पे बेचेंगे यार। हम नहीं यार, क्या हो गया? मैंने तो कहा था ये सवाल रहने देता हूँ, लेकिन अच्छे ही हो गए। क्या आप चीजें कॉस्ट पे बेचेंगे या सेल प्राइस पे बेचेंगे? तो 50,000 क्या लिखा मैंने? जाने दो यार, खुद 50,000 कॉस्ट लिखी है मैंने, 65,000 मैंने क्या लिखा होगा? तो कह सकते हैं 65,000 मैंने सेल प्राइस लिखी। ये लिखें इसके, सॉरी बाद में लिखिएगा आप। और यकीनन 65,000 और 50,000 में डिफरेंस किस वजह से? इस वजह से प्रॉफिट होगा। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके कितना प्रॉफिट ऐड किया हुआ? 15,000। ठीक है, लिखने से पहले जरा थोड़ा सा मेरी हेल्प करा। कैश में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिजनेस का एंगल सोचना हमने अपने। कितने से कैश में इंक्रीज होगा? 65,000, 15,000 नहीं, 65,000 कैश इंक्रीज होगा। क्या ये कैश आपने अर्न किए? क्या ये आपने कैश कमाया है? तो कैश तो एसेट है, लेकिन अगर ये कमाया है तो क्या ये सेल इनकम भी है? इनकम भी है। और किस नाम से इनकम है? रेंट इनकम है। ये सेल इनकम है। सेल करके चीजें सेल करके इनकम कमाई आपने, सेल ऑफ गुड्स से इनकम कमाई आपने। तो कैश में कितना इजाफा होगा? 65,000। और इनकम में भी कितना इजाफा होगा? 65,000। लेकिन थोड़ी सी एक और चीज भी सोचना, क्या हमसे कुछ गुड्स चली गई हैं? तो हमारी गुड्स पे कोई इफेक्ट होगा? हमारी गुड्स पे कोई इफेक्ट होगा सर? इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है?
डिक्रीज हो रही, गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे कितने से? 50,000 से। अगर आप अलाउ करें तो मैं लिख देता हूँ, फिर आप कंप्लीटली लिख दीजिए। हेल्प मी प्लीज, कैश में क्या होगा? कितने से? और बताएं आप। इनकम अब मेन हेड है, पहले इनकम मेन हेड है, पहले इनकम की बात कर लेते हैं। नहीं, परचेजेस तो तब जब खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो। नहीं, एक मिनट आ रहा है सर, आ तो रहा है, एक मिनट है। इनकम भी तो हुई है क्या? गुड्स इनकम आ रहे हैं, इस पे आ रहा हूँ। क्या ये कैश कमाया है? क्या कमाने से इनकम में इंक्रीज होगा? कहाँ से हुई है इनकम? सेल्स इनकम है। जब भी मैं वर्ड लिखूं सेल, तो इसका मेन हेड क्या है? इनकम। इनकम इनकम मेन हेड है। सेल इनकम भी हो सकती है, रेंट इनकम भी, कमीशन इनकम भी। लेकिन सेल अगर कह रहा हूं तो किस चीज की सेल? ऑफ गुड्स। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस के नाम से काउंटिंग हेड है। गुड्स बेच रहे हैं तो सेल के नाम से काउंटिंग हेड बनाए। ठीक है बट मैं जस्ट वर्ड बोलूं सेल, तो इसका क्या मीनिंग है? नहीं, बेचना तो है, किस चीज को बेचना? गुड्स को बेचने की बात हो रही है। तो क्या गुड्स को बेचने से हमारी सेल्स इनकम में कुछ इंक्रीज हुआ है? कितने से इंक्रीज हुआ है? कैश जो मैंने लिखा है इसका मेन हेड क्या है? एसेट। सेल जो मैंने वर्ड लिखा है इसका मेन हेड इनकम है। बेचने से कैश भी आया है, एसेट बढ़ा है। लेकिन अगर ये पैसे आपने कमाए हैं तो कमाने से आपकी इनकम मीन्स सेल इनकम में भी इंक्रीज आया है। हम आखिरी चीज आप बताएं जी, कुछ और भी हुआ है? क्या हुआ है? डेफिनेटली कैपिटल से पहले कुछ और जरा, एक मिनट, एक और वो बात, एक मिनट, जस्ट एक मिनट पहले वो बात कर रहा था। कोई गुड्स पे इफेक्ट हुआ? गुड्स की जगह परचेजेस बढ़ रही थी। जो परचेज की थी गुड्स की होंगी गुड्स, उनमें कुछ इंक्रीज आया, डिक्रीज आया? अब डेफिनेटली किसी की परचेज ऑफ गुड्स, इसमें डिक्रीज है, इंक्रीज है? कितने से? 50,000 से। यहाँ तक ठीक है? अब थोड़े से कुछ लोग और आगे जा रहे थे, मुझे खुद जाने देना। अगर बेटा ये तीन चीजें आपको पता चल जाए, ये तीन मेन चीजें आपको पता चल जाए कि किन में इंक्रीज है, डिक्रीज है, पहले तो ये एरोस देखना, ठीक है यहाँ पे। अब अगर 65,000 से सेल में इंक्रीज है और 50,000 से गुड्स में डिक्रीज है, तो मैं कह सकता हूँ 15,000 से प्रॉफिट में इंक्रीज है। और प्रॉफिट में अगर इंक्रीज है तो क्या कैपिटल में भी इंक्रीज होगा? तो वो अब सब कुछ लिखना की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये अंडरस्टूड बात है। अगर आपको ये पता चले कि इनकम में कितने से इंक्रीज है, गुड्स की कॉस्ट में कितने से डिक्रीज है, तो बाकी बात पूरी हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन उसको लिखने की बजाय जहन में भी रखा जा सकता है कि सेल अगर 65,000 है, 50,000 अगर कॉस्ट है, तो इनमें 15,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ेगा। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। इन तीन हेड से ही शायद बाकी एक भी बात हमें खुद ब खुद ही समझ आ सकती है। बात मेरी सही है, गलत है? सही। एक चीज और, अगर आप चीजें सेल करें तो सेल हमेशा किस अमाउंट से बढ़ेगी? सेल प्राइस से। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल किस अमाउंट से बढ़ेगी? कॉस्ट प्राइस से। और गुड्स किस प्राइस से कम होंगी? कॉस्ट प्राइस से। और इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ेगा चीजें बेचने से, और यकीनन प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ेगा। आप क्लियर है? लिखें सर। जी बिल्कुल आप ठीक करें, इसलिए तो मैंने कहा 65,000 इनकम है और 50,000 एक्सपेंस है, वहीं से तो प्रॉफिट निकला। गुड्स जब क्या ये इन 50,000 गुड्स का हमने फायदा उठा लिया?
तो फिर यही एक्सपेंस भी है, इसलिए तो प्रॉफिट भी है। इंशाल्लाह बाकी सारी बातें खुल के सामने आएंगी अगर ये तीन चीज़ें आपको पता चलें। इन तीन चीज़ों में तरासा नहीं, ये प्रॉफिट निकला कैसे? इनकम और यही गुड्स की जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंस है। जी अगर नोट कर लेंगे तो बताइए प्लीज। क्या कैश पे चीजें बेचने से कैश बढ़ता है? Yes. प्लीज यार, Yes, sir. क्या कैश पे चीजें बेचने से कैश बढ़ता है सर? और क्या जिस अमाउंट से कैश बढ़ता है उस अमाउंट से इनकम भी बढ़ती है? Yes, sir. जरूरी नहीं। क्या कैश पे चीजें बेचने से जिस प्राइस पे अपनी चीजें बेची हैं उस प्राइस से कैश बढ़ेगा? Yes, sir. जरूरी नहीं, प्लीज जरूरी है। और क्या उसी अमाउंट से इनकम भी हमेशा बढ़ेगी? इंशाल्लाह। हाँ, गुड्स किस अमाउंट से कम होगी? सेल प्राइस से, कॉस्ट से? जरूरी नहीं। नहीं सीरियसली, मेरा तो ख्याल हमेशा ऐसे ही होगा। हाँ, फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं। कैश और सेल किस अमाउंट से बढ़ेगी? सेल प्राइस से। मैं उसके साथ लिखा नहीं है क्या? ये भी अंडरस्टूड है, ये 65,000 के है। अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो आपके पास कितना पैसा आएंगे? जितने पे बेचा है, या कॉस्ट आएगी? अगर आपने कॉस्ट पे बेच दिया फिर डेफिनेटली कितने पैसे आएंगे? फिर अगर 50,000 पे बेच दिए, किसी वजह से नहीं बिक रही थी चीजें, वो तो एक अलग इशू हो सकता है। लेकिन क्या अगर 50,000 पे भी बेचा तो वो भी 50,000 आप सेल प्राइस ही कहलाएगा? यस सर, वो सर सेल प्राइस ही कहलाएगा, वो कॉस्ट प्राइस के साथ साथ सेल प्राइस भी कहलाएगा। आप जिस अमाउंट पे बेच रहे होंगे सोच लें तसल्ली से, क्या उसे हमेशा सेल प्राइस कहेंगे आप? सर हाँ, ये हो सकता है कि सेल प्राइस आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो सकता है सर, नॉर्मल यही होगा। लेकिन अगर चीजें नहीं बिक रही तो हो सकता है कॉस्ट के बराबर हो। लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि चीजें फिर भी नहीं बिक रही, तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि कॉस्ट पे बेच रहे हो या मजबूरन कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे हो, बिके तो सही, लेकिन जिस प्राइस पे भी आप बेचेंगे वो सेल प्राइस ही होगा। हाँ, नॉर्मली वो सेल प्राइस हमेशा किससे ज्यादा होगी? नॉर्मली हमेशा ऐसे होगा, वरना एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, बिजनेस की चीजें नहीं बिक रही, तो जिस वजह से हम अपना स्टॉक बेचने के लिए कुछ ना कुछ प्राइसेस कम करनी पड़ रही हैं। नॉर्मल हालात में हमेशा किस में क्या जमा करके सेल प्राइस बनेगी? कॉस्ट में प्रॉफिट जमा करके सेल प्राइस बनेगी। अब ठीक है बट एनी कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़, एक सेकंड सिनेरियो बनाएंगे। या मेरे ख्याल आप साथ लिख ही लिया करें, वरना असल टेंशन आप ये होती है कि लिख लूँ मैं किसी तरह, आपको खतरा ये है कि मिट जाएगा, लेकिन साथ साथ सुन तो लीजिएगा जब मैं लिख रहा हूँ। देखिए जी, चलें शुरू कर। या मेरे मौला सही लिखा है। ऑन 25 मई 2026 business sold goods costing rupees 85,000 for rupees 95,000 on credit to Mr. Asad.
25 जून 2026 को बिजनेस ने 85,000 कॉस्ट वाली चीज़ें 95,000 पे बेची हैं असद को, लेकिन क्रेडिट पे, उधार पे। अगर आप चीज़ें उधार पे बेचें तो क्या आज ही पैसे आ जाएंगे? आज क्या होगा लेकिन क्या नहीं आएगा? आज चीज़ें तो चली जाएंगी लेकिन पैसे भी नहीं आएंगे। कैश नहीं आएगा। 85,000 तो मैंने कॉस्ट लिखी दी है। 95,000 का नाम आप बताएंगे क्या? प्लीज बता दें यार, पक्की बात है सर? अब बन सके अगर ये क्रेडिट पे चीजें बिकी हैं तो हमने असद से कोई टाइम डिसाइड किया होगा कि असद हमें पैसे कब देगा? अब हमने असद को देने हैं या असद ने हमें देने हैं? असद से अब हमारा कोई रिसीवेबल होगा या हमारा असद को पेबल होगा? आपने असद बन के नहीं सोचना है, यकीन असद बन के सोचें तो उसका पेबल है। हमेशा हमने अपना आप को सोचना है। और जब भी कहूँ हम का मतलब बिजनेस है, हम का मतलब ओनर भी नहीं है। हमने किसकी काउंटिंग करनी है? बिजनेस की। तो हमारा मींस बिजनेस की बात हो रही है। हमारा असद से कोई रिसीवेबल होगा या पेबल होगा? इस केस में रिसीवेबल होगा। तो लेट्स अज्यूम, यहाँ तक लिख लिया था? एक सेंटेंस और लिख रहा। इट इज एग्रीड विद असद that amount will be received on 10th June 2026. It is agreed with Asad that amount will be paid या received? किसे? हमें 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 हम कह देंगे हमें, लेकिन हम मींस हम बिजनेस के अकाउंटेंट बन के सोच रहे हैं। ये 25 जून को सेल हुई और 10 जून को सपोज पैसे रिसीव होने हैं। हमारा असद से रिसीवेबल कब बन जाएगा और वो रिसीवेबल कब खत्म होगा? क्या चीजें दे देने से लेकिन पैसे ना मिलने से? चीजें दे देने से और पैसे ना मिलने से 25 तारीख को हमारा असद से कोई रिसीवेबल हो जाएगा। और वो रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट कब तक रहेगा? 10 जनवरी को, क्या 10 जून को सॉरी, क्या होगा? कैसे खत्म होगा? क्या बढ़ जाएगा? कैश मिल जाने से कैश बढ़ जाएगा और कैश मिल जाने से फिर हमारा रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। वर्ड्स ओके मेरे? लेकिन अब आए जरा इसको थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप डेट लिखें। कौन से अकाउंटिंग हेड्स 25 जून वाले दिन इफेक्ट हो रहे होंगे? अब आपने एक थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही बेटा आप करें, लेकिन अब मेरी एक फेवर है, बस ये डेट अगर आपने लिख ली है या लिखनी है तो लिख लें। इसके बाद आप अपने जरा कैश सेल में जो आपने हेड्स बनाए थे, एरोज बनाए थे, उस तरफ से चले जाना। ऊपर जो बनाया होगा आपने, अगर किसी पिछले पेज पे तो वहां चले जाए। कैश सेल वाली डिस्कशन आप सामने रख लीजिएगा। जो एग्जांपल थी वो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रही है। तो आपने कैश सेल देखनी है और क्रेडिट सेल में अगर कोई कैश सेल के मुकाबले में चेंज आना है तो वो मुझे बताना है, आना भी है या नहीं आना है, क्या देख रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। कैश सेल देख रहे हैं और क्रेडिट सेल करवा रहे हैं। नहीं, कैश सेल देख रहे हैं कि कैश सेल में क्या हुआ था और उसे देख के मुझे क्रेडिट सेल में वर्किंग करवा रहे हैं। सबको पता हम क्या करने लगे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या करवा रहे हैं। जी हुक्म। मेरा तो ख्याल है तरतीब से देखते हैं। कैश बढ़ जाएगा। 25 जून वाले दिन कैश बढ़ जाएगा। यार वहां तो बढ़ा, सही कह रहा है यार बंदा, सही वहां तो बढ़ा था यार, वो कैश सेल थी। यहाँ कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है। कैश तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या कैश ना मिलने की वजह से
कोई रिसीवेबल फ्रॉम असद बढ़ जाएगा? यस सर। तो कैश सेल में तो फौरन कैश आ जाएगा, लेकिन अगर हमने क्रेडिट पे चीजें बेची हैं तो चीजें बेच देने से, वर्ड सुने गौर से, चीजें बेच देने से, पैसे ना मिलने से, चीजें बेच देने से लेकिन पैसे ना मिलने की वजह से आपका एक रिसीवेबल स्टैंड कर जाएगा। रिसीवेबल मींस किसी एसेट की बात हो रही है, किसी लायबिलिटी की? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमने पेमेंट करनी है, या इंशाल्लाह इस एसेट से हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, या हमें फ्यूचर में कैश देगा? तो ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल बन रहा है बिजनेस का या पेबल बन रहा है? जी, ये रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? क्या बढ़ने की बजाय क्या बढ़ जाएगा? कैश बढ़ने की बजाय क्रेडिट सेल में रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो लिखने की बिल्कुल जल्दी नहीं आपने करनी है, कंसंट्रेट जरा करना है। जिस तरह बेटा एक वर्ड यूज हुआ था उधर जब हम क्रेडिट परचेज की बात कर रहे थे, सॉरी, जिस तरह ट्रेड पेबल वर्ड आया था उसकी जगह ट्रेड रिसीवेबल वर्ड हो जाएगा। लेट मी प्लीज कंप्लीट। उधर एक और करके क्या वर्ड लिखा था मैंने? क्रेडिटर। क्रेडिटर की जगह ऑपोजिट यहाँ एक वर्ड यूज होता है डेटर। बी लिखते हुए तो आता है लेकिन बोलते हुए साइलेंट है। ये क्या वर्ड लिखा मैंने? डेटर। एक दो दफा और बोल देना, डेटर, डेटर एंड डेटर। तो डेटर इज एन एग्जांपल इज ऑफ एसेट और लायबिलिटी। डेटर कौन होता है? पर्सन फ्रॉम होम amount is receivable या received? Person from whom amount is receivable against credit sale। नहीं, परचेजेस नहीं बेटा, उलट कर लेते हैं। क्रेडिट परचेज है सेल? उधर देखिए, उधर क्या लिखा था? नहीं, पूरा वर्ड्स यार, पूरे वर्ड्स। पर्सन टू होम या फ्रॉम होम? पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड, ऐसे ही था। अच्छा, वहां भी जरा क्रेडिट एक वर्ड लगा लेना, इज टू बी मेड। वो जो क्रेडिटर लिखा था ना उसमें परचेज सिर्फ वर्ड लिख दिया था, बीच में अगर ऐड हो सके क्रेडिट भी लगा दो। वैसे शायद अंडरस्टूड बात है लेकिन लिख लेना। पर्सन टू होम पेमेंट इज टू बी मेड अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, और उसी को मैंने उलट लिखा है। प्लीज बताएं क्या लिखा? पर्सन फ्रॉम होम, पर्सन जिससे पैसे लेने हैं, अगेंस्ट क्रेडिट सेल, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज, बोले बोले बोले, डेटर। तो डेटर सिंपली मींस जिससे पैसे रिसीव करने हैं, रिसीवेबल है, और इस केस में असद हमारा एक डेटर बन जाएगा। बेटा प्लीज एक मिनट सुन लिया करें यार, आप लिखने की बहुत जल्दी कर रहे हैं, हालांकि ये बात लिखने के बजाय समझने की है। हर चीज़ आपके लिए नहीं है, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, आप साथ साथ लिखें, लेकिन अगर साथ साथ लिखें तो मेरा गुमान ये है कि लिखने पे भी कंसंट्रेशन हो जाती है, सुनने पे और लिखने पे साइमल्टेनियस अगर कंसंट्रेशन हो तो डिवाइड हो जाएगी। पहले बात जरा पूरी सही तरह सुन लें, फिर डेफिनेटली आपके लिए ही लिख रहा हूँ जी। आप देख रहे थे कैश सेल और मुझे करवा रहे थे क्रेडिट सेल। कैश सेल में तो कैश इंक्रीज होता है जिस दिन सेल होती है, लेकिन क्रेडिट सेल में जिस दिन सेल होती है उस दिन कैश इंक्रीज की बजाय रिसीवेबल में इजाफा हो जाता है। प्लीज असल में डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए ना कि उधर क्या हुआ इधर क्या हुआ। वहाँ क्या हुआ, कैश सेल की वजह से कैश आ ही गया है, यहाँ कैश अभी आना है। तो जब तक कैश नहीं आएगा हमारा एक रिसीवेबल स्टैंड कर जाएगा। ठीक है, प्लीज बोर्ड पे जरा देखें एग्जांपल, मुझे अमाउंट बतानी है आपने। बिजनेस हमेशा अपना समझना है, कितना रिसीवेबल हो जाएगा? 85,000। बिजनेस डबो ना दीजिएगा, कितने पैसे रिसीवेबल हैं? पक्की बात है सर, क्या सेल प्राइस उससे लेनी है या कॉस्ट प्राइस लेनी है? तो रिसीवेबल कितने से बढ़ता है? सेल प्राइस की अमाउंट से बढ़ता है। पक्की बात है। अगर फॉर एग्जांपल कैश में भेज देते तो 95,000 ना लेते। अगर आज कैश में भेज देते तो इसी यही लेना था, बस सिर्फ एग्रीमेंट ही हुआ कि 15 दिन बाद लेंगे। तो क्या सेल प्राइस के मुताबिक आपका रिसीवेबल होता है? एनी कंफ्यूजन?
जी दोबारा देखें अपनी कैश सेल जी। 25 जून को कैश तो नहीं आया, रिसीवेबल बढ़ गया, जी सर, कैश कैश डिक्रीज है। उसी दिन वो 85,000 की सर गुड्स की बात कर रहे हैं, दूर है, गुड्स बहुत दूर है। हम क्या देख रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, आप जल्दी कर रहे हैं। नहीं, हम कैश नहीं देख रहे भाई, हम कैश सेल देख रहे हैं, क्रेडिट सेल करवा रहे हैं। पहला कैश हमने देख लिया है, कैश की जगह तो रिसीवेबल आ गया। कैश के बाद वहां कौन सा हेड लिखा हुआ है, और जाने दें यार, कौन सा लिखा, क्या देख रहे हैं यार, जाने दें यार मेरे भाइयों, इस तरह ना करो यार। हम सर ये कैश सेल जब हुई थी, ये एरोस कहाँ है कैश सेल वाले, यहाँ तो रजिस्ट्री पिछले पेज पे चले गए। ये तो अभी थोड़ी देर पहले तो काम हुआ था। ये किसी को पता है हमने थोड़ी देर पहले कैश सेल डिस्कस की थी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता मेरे भाई, इसकी बात कर रहा हूँ। क्या आपको ये अपने पास लिखा नजर आ रहा है सर? तो मैं क्यों नहीं दिखा रहा? उसकी वजह यह है कि मैं चाह रहा हूँ आप सोचें, वहां से देख के और यहाँ करवाएं। प्लीज कैश की जगह रिसीवेबल आ गया सर। अगला हेड वहां क्या नजर आ रहा है, सेल। इधर आए, क्या 25 जून को सेल में इंक्रीज है? बल्कि सेल नहीं इंक्रीज से पहले ही बताएं, सेल मींस क्या है वैसे, इसका मेन हेड क्या है? इनकम। सर जी इनकम है सर। तो क्या चीजें बिक गई हैं 25 को? तो कैश तो नहीं आया, ओके, कैश नहीं आया इसलिए कैश रिसीवेबल है। क्या सेल होगी? क्या 25 तारीख को सेल होगी? यार अजीब सेल है यार, पैसे तो आए नहीं, प्लीज ऐसा नहीं, नो नो प्लीज नहीं, नो नो प्लीज, नो नो। पिछला जो कह गया भाई अपना, कोई मसला नहीं, प्लीज नो 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 नो, आपस में क्रिटिसिज्म नहीं, पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। कोई गलत हो जाए सही हो जाए, ये बहस नहीं है। प्लीज क्या 25 जून पे कैश आ गया है? तो कैश ना आने से रिसीवेबल बन गया। सवाल मेरा अब डिफरेंट है, क्या 25 जून पे सेल होगी? आ रहा हूं, क्या गुड्स चली गई हैं? वो तीसरी बात है, आ रहा हूं। क्या प्रॉफिट हो गया? वो अगली बात है। क्या कैपिटल बढ़ गया? आ रहा हूं, प्लीज जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। क्या सेल हो गई? और यार कैसे सेल होगी यार जब पैसे नहीं आए? हाँ ये हुई ना बात। नहीं ठीक है सर, कमाल है यार, वो सेल कैसे होगी? नहीं चीजें वो ले गया तो इसका मतलब गुड्स कम हो गई। नहीं डिफरेंट चीजें, ये ना करें, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, एक सेकंड, सेल को एक सेकंड के लिए छोड़ो। क्या 25 जून पे परचेजेस कम हुई? परचेजिंग मीन गुड्स कम हुई? यस सर। सोच के ढूंढ के बताएं कितने से? एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो मैं तो नहीं ये कह रहा कि गुड्स कम नहीं है। सवाल और है, गुड्स कम हुई हैं, चाहे कैश पे बेचें चाहे क्रेडिट पे बेचें, गुड्स तो चली गई हैं। हाँ पैसे नहीं आए, रिसीवेबल बन गया। सवाल क्या है, क्या चीजें देने से सेल होगी? सेल का मीनिंग क्या है? सेल का मीनिंग क्या है? मैं किसी एसेट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी लाइबिलिटी की, मैं किसी एक्सपेंस की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इनकम की। इनकम सेल, सेल का मेन हेड, कैश का मेन हेड, परचेजेस का मेन हेड, एसेट गुड्स कम हुई, हमारा एसेट कम हुआ। सवाल मेरा ये है कि क्या इनकम बढ़ी? इनकम कब बढ़ेगी? क्या इनकम चीजें देने से बढ़ती है? क्या इनकम सेल करने से बढ़ती है? या सेल करने से बढ़ती है? क्या इनकम सेल, चीजें सेल करने से बढ़ती है या पैसे आने से बढ़ती है? ये तो मेरा मसला ही हल करी जा रहे हैं आप। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ ना, आपस में नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो कहने दे सकते, सिर्फ मेरे साथ।
ये पंगा सिर्फ मेरे साथ है, आपस में लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। आपस में किसी ने कुछ कहा है तो वो मुझे कहा है, प्लीज जस्ट अपने और मेरे दरमियान ये बहस रहने दें, और हर बंदे की अपनी अपनी बहस है। प्लीज उसने ये कहा, मैं भी सही कहा, मैं भी गलत कहा, हमें क्या पता। प्लीज दो वर्ड्स अब डिफरेंट हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सेल होगी 25-25-25? क्या सेल चीजें दे देने से होती है या पैसे मिलने से होती है? इनकम आने से होती है। नहीं एक मिनट भाई, नहीं तो सेल में बेटा अगर कह रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम। हम जरा थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर लेते हैं, जरा कैश सेल के 3 एरोज ढूंढे जो भी लगाए। कैश इंक्रीज का मतलब एसेट बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है सर। सेल इंक्रीज का मतलब इनकम बढ़ रही है। गुड्स डिक्रीज का मतलब एसेट कम हो, यहाँ तक ठीक है। रिसीवेबल इंक्रीज का मतलब एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट नहीं बढ़ रहा, रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ रहा है। पैसे ना मिलने की वजह से कैश वाला एसेट तो अभी नहीं बढ़ा, रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ा। ये कैश वाला एसेट अब कब बढ़ेगा? जब वो 10 को पैसे देगा। फिलहाल कैश वाला एसेट नहीं बढ़ा, रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ गया। क्या चीजें देने से गुड्स कम हो गई हैं? किस प्राइस से कम हुई? मींस कॉस्ट प्राइस से कम हुई। आखिरी मेरा सवाल इस वक्त ये चल रहा है कि क्या 25 तारीख को चीजें दे देने से सेल बढ़ी है? अब जब सेल में वर्ड यूज करना, जिसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इनकम में कुछ चेंज आया नहीं? तो इनकम में कब चेंज आता है? जब पैसे मिलेंगे, कैश आएगा। जिन हजरात का काउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले जो मेरा ख्याल मेजोरिटी का नहीं, सिर्फ एक बात भाई का ही है, तो आपको यही बात करनी चाहिए थी जो आपने की है। दैट इज कि इनकम तो तब बढ़ती है जब नहीं, जब 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 कैश आएगा, कैश आ जाए। कैश आएगा। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। अभी तक अगर आपका आंसर ये है कि इनकम तब बढ़ेगी जब कैश आएगा, तो मुझे कोई खास एतराज नहीं है। नॉन अकाउंटेंट्स को यही बात करनी चाहिए, जो अकाउंटेंट्स नहीं है, ये इन प्रोसेस है, थोड़ा सा भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल आपका जवाब यही होना चाहिए कि क्योंकि पैसे तो आए नहीं, इसलिए इनकम कैसे होगी। लेकिन ये जवाब जो इस वक्त है, ये डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हम शायद सारे डॉक्टर बनते बनते अचानक इधर आ गए, लेकिन अब हम डॉक्टर नहीं रहे, अब हम अकाउंटेंट बनने लगे हैं। तो अब यहाँ तक अगर एग्रीड है तो लिख लें, इसके दरमियान में एक लाइन छोड़नी है आपने। बेहतर वैसे यही कि ये तीनों ना लिखें, लेकिन आपने फिर डर रहे होना है, पता नहीं ये बेटा यार मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल लिख ही लें, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं पहले बात अपनी पूरी आप आगे करूँ, उसके बाद फिर से फाइनल करते हैं। ये दो मैंने हेड्स लिखे हैं, इनमें तो कोई इतराज नहीं, लिख लें यहाँ पर, बीच में सेंटर में एक लाइन छोड़िएगा। जी अगर यहाँ तक हो गया तो मुझे बता दीजिए। इसके नीचे बेटा हमें फिर 3 लाइनें चाहिए होंगी, 1 2 3। यहाँ पर चीज़ें आपने लिखी हैं, तो 3 लाइनें और छोड़ के इसके नीचे एक हेडिंग लिखें, व्हेन सेल इज रिकॉर्डेड। व्हेन सेल इज रिकॉर्डेड का मतलब बताएं, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये ट्रांसलेशन तो
कोई भी ऐसा शख्स कर सकता है जिसे थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है। इनकम कब रिकॉर्ड होती है, या इस तरह से कह लें सेल में, वैसे सेल मीन सेल ऑफ गुड्स, प्लीज यार प्लीज, सेल, व्हेन सेल इज रिकॉर्डेड, चीजों की इनकम कब रिकॉर्ड की जाती है, व्हेन सेल, जरा क्लियर और करना, देखिए हेडिंग पूरी, व्हेन सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, सेल ऑफ गुड्स को कब रिकॉर्ड करें या कब रिकॉर्ड किया जाता है। लिख लिया हेडिंग, चलिए अब इसको जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो भी इसमें साथ से लिखना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट थोड़े से टफ जरूर है लेकिन बाद में इंशाल्लाह बड़ा इजी हो जाएंगे। सेल इज रिकॉर्डेड वन, सेल इज रिकॉर्डेड when risks and rewards of goods are transferred from seller to buyer. When risk and rewards of goods are transferred from seller to buyer, जिस दिन गुड्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाएं सेलर से बायर को, उस दिन सेल रिकॉर्ड हो जाती है। बस यहाँ तक आपने लिखना, नीचे में जो बॉक्स बनाया ये प्लीज अभी बनाने की ना जल्दी कीजिए। अब इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है फिर मैं बताता हूँ, डेफिनेटली मैं समझाया नहीं है, नोट अगर कर रहे थे तो कर लें। सेल कब रिकॉर्ड होती है, जैसे वर्ड्स की जैसे सिंपल अगर ट्रांसलेशन पहले करना, जब चीज़ों का क्या और क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर कभी भी कोई सेल हो तो बेचने वाला कोई होगा सेलर और एक खरीदने वाला होगा जिसे बायर कह रहे हैं। बस अपना लिखिएगा प्लीज, यहाँ तक बस ठीक है, ऊपर जितना लिखना था, नीचे जो मैं कर रहा हूँ ये पहले समझ लो जी सर। आप अच्छा अच्छा सॉरी नहीं, मैंने कहा पूछना था कुछ जी। वर्ड्स लिखनी है सर। सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन 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 व्हेन, पढ़ के बताएं आगे क्या लिखा है व्हेन के बाद, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। अगर कभी भी कोई चीजें सेल हो रही होंगी तो एक पर्सन सेलर है और जो खरीदने वाला, बेचने वाला सेलर है और खरीदने वाला बायर है। पहले ये वर्ड्स यहाँ तक क्लियर है। सर मैं इधर हूँ सर। जा लेने देंगे, शुरू करना। नहीं मतलब मेरी तो मर्जी है लेकिन आपका ध्यान देख मेरी तरफ रहे हैं, अल्लाह करे काश मैं उसकी जगह, नहीं भाई अपना जी। चलें, अल्लाह हाफिज़ जी। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का जरा मीनिंग्स जरा समझने की कोशिश करनी है हमें। इन वर्ड्स को एज इट इज ट्रांसलेट करने से पहले जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेट्स अज्यूम कि मोबाइल शॉप है, एक पर्सन मोबाइल खरीदने के लिए एंटर हुआ, उसने मोबाइल देखा, पसंद किया, डीलिंग हो गई, शॉपकीपर ने मोबाइल सेल कर दी। लेट्स अज्यूम 60,000 का मोबाइल था जो सेल हो गया। शॉपकीपर सेलर होगा और जिस पर्सन ने खरीदा वो बायर होगा। देन एंड में डिसाइड ये हुआ कि जो पर्सन एंटर हुआ उसके साथ पहले भी डीलिंग रहती है शॉपकीपर की, तो उसने कहा पैसे मैं 5 दिन बाद दे दूंगा। डीलिंग आज हो गई, पैसे बायर 5 दिन बाद दे देगा, क्रेडिट सेल। नया टेक्निक है। अब जरा विजुलाइज करें, शॉपकीपर ने क्या किया, उसने मोबाइल नहीं,
उसने मोबाइल जो उसने पसंद किया होगा वो उठाया होगा रैक से और बायर को हैंड ओवर कर दिया होगा। क्या मोबाइल आज ही ट्रांसफर हो जाएगा? यस सर। लेकिन पैसे 5 दिन बाद आने हैं, सपोज क्रेडिट सेल। यहाँ तक एग्जांपल समझ आ रही है? सेलर ने मोबाइल डिलीवर किया, बायर ने मोबाइल पकड़ा, एग्रीमेंट हो गया, बायर जब मोबाइल लेके बाहर चला गया, खुदा ना खास्ता मोबाइल जब बायर लेके गया है, उसने जब उसे खोला तो थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ, मोबाइल खुदा ना खास्ता गिर के टूट गया। वो क्या करेगा? मोबाइल के पीसीस इकट्ठे करेगा किसी शॉपर में, उसको एहतियात से बंद कर देगा और जाके वो मोबाइल शॉपकीपर को पकड़ा देगा कि भाईजान अपना मोबाइल ले लें। सर पैसे तो उसने दिए नहीं, तो सेल तो हुई नहीं। सर मतलब नहीं, मेरी बात तो समझने की कोशिश करें ना, उसकी तो सेल हुई नहीं अभी। अगर उसकी सेल नहीं हुई तो इसकी परचेज भी नहीं हुई, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए। नहीं मतलब एग्रीमेंट तो हुआ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सेल तो हुई नहीं। वो मोबाइल टूटा, पीसेज उठाए, शॉप पर बैग में आराम से बंद किया, डब्बा भी साथ उठाया, जाके हवाले कर दिया भाईजान अपना मोबाइल वापस ले लो। क्या इस मोबाइल के रिस्क ट्रांसफर हो गए थे जब मोबाइल पकड़ाया गया? रिस्क क्या चीज़ है? जो चीज़ों का रिस्क क्या हो सकता है? ये टूट फूट जाए, नुकसान हो जाए। क्या जैसे ही सेलर ने पकड़ाया बायर को, और अच्छा सेलर पकड़ा रहा है, सेलर पकड़ा रहा है, बायर पकड़ रहा है, पकड़ाते 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 कोई बायर ने पकड़ा नहीं था और हाथ से गिर गया सेलर के, फिर वो अब ये नुकसान किसका है? क्यों 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 क्यों? सेलर का क्यों है? क्योंकि अभी रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे डिलीवर हो गए तो अब रिस्क ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल थोड़ी सी मैं पलटता हूँ। सेल हुई, क्रेडिट सेल थी, वही सेम एग्जाम्पल। बायर ने मोबाइल लिया, शॉप के बाहर निकला, एक नौजवान उसे मिला, बायर को पास मोबाइल आ गया, शॉप के बाहर निकला, एक नौजवान मिला, उसकी नज़र पड़ी उस मोबाइल पर, उसने कहा ये मोबाइल, माई ड्रीम मोबाइल, ये तो मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ, इस पर बड़े अच्छे लेक्चर चलते हैं। अब बायर मेरे जैसा था, उसने कहा अच्छा कितने का सर जी लिया है? उस नौजवान ने उस बायर से पूछा, उसने कहा बस ठीक है, लिया तो 80,000 का, लेकिन आपके लिए 75 का। मेरे जैसा, आप तो ऐसे नहीं करेंगे, मेरे जैसा। अब ये जब 15,000 एक्स्ट्रा मिला है, पता है किसी को 15,000 एक्स्ट्रा? सर किसी को 15,000 एक्स्ट्रा पता है सर? ये कितने का खरीद के बाहर निकला था मैं, और कितने का अल्हम्दुलिल्लाह भेज दिया है? तो मैं 15,000 जो एक्स्ट्रा होगा वो जाके शॉपकीपर के हवाले कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पैसे तो भी दिए ही नहीं है, तो सेल तो हुई नहीं है। सर पैसे मिलेंगे तो सेल होगी, पैसे दूंगा तो परचेज होगी। क्या रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड्स मींस फायदे भी ट्रांसफर हो चुके थे जब चीजें डिलीवर होती हैं? तो सेल कब हो जाती है? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए। जिस लम्हे रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाए, जिस लम्हे, उस लम्हे सेलर की सेल हो जाएगी, उस लम्हे बायर की परचेज हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो ये गलत बहस है। जिस लम्हे से ऑनवर्ड्स बायर चाहे इस्तेमाल करे, बेचे, गिरे, टूटे, उसका अपना नुकसान है, अपना फायदा है। नॉर्मली ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस लम्हे ट्रांसफर हो जाएंगे? लम्हा समझ आ रहा है? कौन सा लम्हा है? किसने पकड़ाया, किसने पकड़ लिया? जिस वक्त सेलर पकड़ा रहा होगा, बायर अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लेगा, सेलर हाथ छोड़ देगा और सही हाल में पहुंच गया। तो अब इस लम्हे के बाद नुकसान हो फायदा हो, चीज़ों का अगर नुकसान और फायदा बायर का होगा तो किसने सेल कर दी है? सेलर ने सेल कर दी है। हाँ पैसे अगर नहीं आए तो रिसीवेबल बन गया है। तो क्या सेल कैश के मिलने से होता है या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाने से होता है? दोबारा अपने रजिस्टर में देखें जरा,
कैश सेल में, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैश सेल में क्या होता है, जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं उस दिन कैश भी मिल जाता है। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है, जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं सेल तो हो जाती है लेकिन कैश ना मिलने की वजह से रिसीवेबल बन जाता है। तो यकीनन आप लोग सही कह रहे थे, ना वो जो मोबाइल टूटा है वो वापस होगा, सेलर भी बच्चा नहीं है, उसे भी पता है कि ये मैं बेच चुका था, और बायर भी बेचारा नहीं वापस आएगा, उसे भी पता है कि मैंने नुकसान किया है। और यकीनन अगर बायर महंगा बेचेगा तो ये उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, ना ये 15,000 अब शॉपकीपर का है, ना ही वो मोबाइल के टुकड़े अब शॉपकीपर के। शॉपकीपर किस दिन क्या कर चुका था, किस लम्हे क्या कर चुका था, जैसे उसने हैंडओवर किया था वो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर चुका था। देयरफॉर सेलर की सेल हो गई थी और सेलर को अपनी सेल और उसी दिन बायर को भी अपनी परचेज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। किस लम्हे किसको क्या और किसको क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे ही रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होंगे मींस गुड्स डिलीवर हो जाती हैं, सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा और बायर अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा। बात मेरी को समझ आ गई है सर? क्या सेल तब होती है जब कैश आ जाए? सेल कब होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किससे किसको ट्रांसफर हो जाए, सेलर से बायर को ट्रांसफर हो। और नॉर्मली ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। जब ब्रैकेट में वर्ड लिखें नॉर्मली risks and rewards are transferred normally risk and rewards are transferred when goods are delivered। वर्ड समझ आ जाएगा? डिलीवर्ड कौन किसको डिलीवर कर दे, ये सही वर्ड बोलते रहा अगर, इतना इजी भी नहीं। सेलर बायर को या बायर सेलर को? चीजें कौन बेच रहा होता है, किसको बेच रहा होता है। तो जिस दिन चीजों का रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगा उस दिन फिर सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा और उसी दिन बायर अपनी परचेज रिकॉर्ड करेगा। अब याद रहेगा प्लीज, क्या सेल तब रिकॉर्ड होती है जब कैश आ जाए? किसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए? गुड्स के, नहीं गुड्स के, ये भी ध्यान में रखना ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए आखिर किस चीज के भाई? गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। और अगर कभी मैं पूछूं ये गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाते हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं जी। अब लिखे थे यहाँ तक नीचे, ये जो मैंने सेलर बायर लिखा था ये सिर्फ आपको जरा जहन बनाने के लिए था कि एक सेलर है एक बायर है, किससे किसको चीजें जा रही हैं, सेलर से बायर को। ये बनाना अगर बॉक्स बना ले, वैसे मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें बात। जैसे मेन इनकम थी तो सेल होने से इनकम इंक्रीज होती है, यहाँ पर नहीं इनकम इंक्रीज नहीं होगी। इनकम तो इंक्रीज नहीं होगी लेकिन सेल इंक्रीज हो जाएगी। सर तो सेल का मेन हेड ही इनकम है यार, नहीं होगी क्या? आपने बताया सेल होगी सर, क्या सेल तब होती है जब कैश आ जाए? क्या इनकम तब हो जाती है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाए? तो गुड्स की इनकम का मतलब सेल नहीं, आपने बताना, मैंने नहीं कुछ बताया। क्या सेल में इंक्रीज आ गया? तो सेल में इंक्रीज का मतलब इनकम में इंक्रीज आ गया। इनकम में इंक्रीज आ गया या कैश में इंक्रीज आ गया? कैश एसेट है तो कैश वाले एसेट में कोई इंक्रीज नहीं आया, लेकिन गुड्स ट्रांसफर कर देने से, गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाने की वजह से सेल मींस इनकम में इजाफा हो गया। ठीक है जी सर? जी जी प्रैक्टिकल कौन सा? नहीं वैसे 1 मिनट खत्म करने लगा मैं भी, अगर कंप्लीट करना नहीं मतलब 2 मिनट तो क्लास के रहते हैं वैसे। नहीं अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी, मैं रोज अगर कंप्लीट कर। काश किसी दिन आप ये भी कहें कि काउंटिंग की क्लास है दरअसल मैं जा रहा हूँ कहीं ऐसी जगह बैठे हूँ जहाँ जाने ना दें लोग, और आप कहें मैं काउंटिंग क्लास पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं इंशाल्लाह ऐसे ही होगा यार, नहीं कभी नहीं इंशाल्लाह। जी सर वापस 25 मई जी 25 मई वाले दिन चीजें देने से सेल हो गई है सर, इंक्रीज हो गई है सर। कितने से हुई है वो भी देखें पहले प्लीज। सेल प्राइस से सेल में इजाफा हुआ है, कॉस्ट प्राइस से?
जी एनी कंफ्यूजन जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एरोज एंड द एरोज ऑफ कैश सेल? कंपेयर यार, नो ना करें यार, ये एरोज ओके है, ठीक है, लेकिन एरोज में बड़ा फर्क है एक जगह है। सिर्फ क्या फर्क है, चलो ये करते हैं। वहाँ कैश इंक्रीज है, यहाँ कैश ना मिलने की वजह से रिसीवेबल में इंक्रीज है। डायरेक्शन तो सेम ही है यार, लेकिन वहाँ किसकी डायरेक्शन में इंक्रीज है? कौन सी चीज? कैश सेल की डायरेक्शन में इंक्रीज है। और यहाँ मेन हेड तो सेम है, लेकिन अकाउंटिंग हेड्स का बड़ा मसला है। क्या हम कह दें कैश में इजाफा हो गया? फिलहाल क्या कह देना चाहिए? क्या इसका फिर याद भी रखना चाहिए, हर वक्त जहन में रखना चाहिए कि असद से अब रिसीवेबल भी हो गया है। कंप्लीट कर लेगा आप लॉ का लिंक पढ़ो। 10 जून को अगर कंप्लीट करवाते, ये मैंने तो 3 लाइनें छुड़वाई थी, इंडिविजुअल लिखेंगे बल्कि आप 10 जून नहीं, अभी घर जाके नहीं, अभी लिख के जाएंगे, घर जाके कहाँ याद रहेंगे जी। 10 जून 3 लाइनें मैंने छुड़वाई थी, अपना सोच के अपने आप को बताया 10 जून को क्या होने से क्या होगा। देखें एग्जाम्पल से लिंक करें। क्या 10 जून को दोबारा चीजें जानी है? 10 जून को क्या होना? कैश आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कैश आने से क्या होगा? सेल बढ़ जाएगी। सेल तो कब बढ़ गई थी? जब गुड्स दी थी, गुड्स के रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुए थे। क्या वह पैसे आने से इनकम बढ़ेगी या पैसे आने से रिसीवेबल कम होगा? तो इनकम भी तो रिसीवेबल ही होती है। क्या मैं कह सकता हूँ एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट कम होगा? कैश वाला एसेट बढ़ेगा और रिसीवेबल वाला एसेट कम होगा। इनकम कब बढ़ चुकी है? तो सेल दोबारा होगी ना। सेल तो हो गई है, पैसे नहीं आए थे। क्या पैसे मिलने से रिसीवेबल कम हो जाएगा? कैश भी एसेट है, रिसीवेबल भी एसेट है। कौन सा एसेट बढ़ जाएगा, कौन सा कम हो जाएगा प्लीज? कैश वाला एसेट बढ़ जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल या डेटर एसेट इंक्रीज आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस अमाउंट से? लेट्स अज्यूम सारे आ गए, तो 95 लेने थे, 85 लेने थे, तो 95,000 से फिर अब आपका इंशाल्लाह कैश बढ़ जाएगा और 95,000 से आपका रिसीवेबल कम हो, नहीं बढ़ के नहीं, प्लीज बढ़ के। और रिसीवेबल ना करें, ऐसे लोग नहीं देंगे। क्या रिसीवेबल खत्म हो जाएगा सर? रिसीवेबल कितने से कम होके कितना रह जाएगा? 95,000 से कम होके 0 हो जाएगा। जी सही है मेरे एरोस? चलिए इंशाल्लाह कल ये डिस्कशन यहीं से दोबारा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आई होप कि कोई कंफ्यूजन लेके नहीं घर जा रहे आप। लेकिन बहरहाल आज जो डिस्कशन हुई हैं इनको भी रिवाइज करना बनता है। कल से इंशाल्लाह मेरा ख्याल है क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, वो क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन आज तक की जो डिस्कशन है ये मैं अज्यूम करूंगा कि आप घर जाके रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? वो तो अभी बड़ी दूर है, सब कुछ इंशाल्लाह कर लेंगे। पेपर क्या होगा, पेपर अगर मैंने आपके सामने रख दिया तो कहीं हम अचानक परेशान ना होंगे। पेपर में बहुत कुछ होगा, हम अकेले होंगे, तो हमें उसके लिए बहुत कुछ एफर्ट करनी होगी। ठीक है सर? तो इंशाल्लाह सब कुछ होगा, आप टेंशन फ्री।